फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज हमारी सेकेंड क्लास और जैसा कि हमने पहले कहा था, हम करेंगे फर्स्ट क्लास का रिविज़न, जिसमें हमने पढ़ा था संवैधानिक विकास। हमने क्या पढ़ा था? संवैधानिक विकास। तो हम फटाफट से 5 मिनट में करेंगे संवैधानिक विकास का पूरा रिवीजन, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो हम अपने रिवीजन को ओनली 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे। अब आप पूरे इत्मीनान से, शांति से चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। हमने जितना भी फर्स्ट क्लास में पढ़ा है उसका रैपिड फायर रिवीजन आपके सामने है। तो सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल के पद में बदल दिया जाता है। इससे पहले बंगाल का गवर्नर कौन होता था? तो गवर्नर होता था क्लाइव, और क्लाइव ने क्या कर दिया था? तो बंगाल में द्वैत शासन लागू कर दिया था, जिसके चलते महारानी ने वहाँ से किसको भेजा? तो महारानी ने भेजा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल बना करके हेस्टिंग्स को। तो ये वारेन हेस्टिंग्स आता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन करके, और इसने आते ही आते क्या किया कि बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया। साथ ही साथ बम्बई व मद्रास के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही कार्य करने लगे। इसके साथ ही साथ इसने कलकत्ता में 1774 में एक न्यायालय की स्थापना की, और इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के साथ ही साथ इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे, और 3 अन्य आपके न्यायाधीश थे। और इसकी सहायता के लिए एक कार्यकारिणी परिषद का भी गठन किया गया था, जिसमें कुल 4 सदस्य रहते थे। उस समय जो ब्रिटिश के पीएम थे 1773 के रेगुलेटिंग के एक्ट के तहत, उस समय ब्रिटिश के पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ। तो आई होप कि आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पूरी तरीके से समझ आ चुका होगा। अब हम लेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्योंकि विलियम पिट के नाम पर आया था, इस समय इसका नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 घटनाएं होती हैं, जिसके अंतर्गत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके व्यापारिक मामलों पर ही वह सिर्फ नियंत्रण रखे। इसके चलते महारानी ने क्या किया कि 2 भागों में शासन को बांट दिया। पहला इन्होंने कर दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी कि बीओसी, और दूसरा कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी। इसके अंतर्गत क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ बीओडी यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को संभालेगी। बाकी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जितने भी राजनीतिक मामले, आर्थिक मामले इत्यादि संबंधी निर्णय कौन लेगा? तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ही लिए जाएंगे। इसी एक्ट को आगे चल करके 1858 के द्वारा समाप्त किया जाएगा। फिर आता है आपका 1784 के बाद में 1813 का एक्ट। 1813 के एक्ट के द्वारा कह दिया जाता है कि जो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वह सिर्फ चाय और चीन के साथ ही व्यापारिक एकाधिकार रखेगी। इसके अन्यत्र के सभी क्या किए जाते हैं? एकाधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। इसे पवित्र खंड की नीति भी कहा गया। और साथ ही साथ आ जाता है कि जो भारतीय हैं उनको 1 लाख रुपए शिक्षा के क्षेत्र में अनुदान दिया जाएगा। कितना? तो 1 लाख रुपए। कब? तो 1813 में। इस चीज़ को भी हमने अच्छे से देख लिया था। फिर आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा, और वह कहलाएगा कौन? तो पहला बनेगा विलियम बेंटिंग। और साथ ही साथ इसने दास प्रथा का इस समय अंत होता है, जो कि होता है एलनबरो के समय में, और बेंटिंग ने एक विधि आयोग का भी गठन किया, और जिसका पहला अध्यक्ष बनाया मैकाले को। अब अगर हम बात करते हैं 1833 के बाद में, तो 1833 के बाद में आ जाता है 1853 का चार्टर एक्ट। और 1853 के चार्टर एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है कि जो सिविल सेवा परीक्षा है वह भारतीयों के लिए खुल जाती है। उस समय क्या होता है कि इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार विधानमंडल की भी बात कही जाती है। फिर आती है 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार है वह समाप्त होने के बाद में जो शासन है वह सीधे सीधे महारानी के हाथों में चला जाता है, और महारानी वहां से एक पत्र भेजती हैं 1 नवंबर 1858 को, जिसे इलाहाबाद में किसके द्वारा पढ़ा जाएगा? तो कैनिंग के द्वारा। और साथ ही साथ यहाँ पर सेना की समीक्षा के लिए पील आयोग का भी गठन किया जाता है, और 1858 में ही भारत का सचिव कौन बनता है? तो पहला सचिव बनता है चार्ल्स वुड, और जो भारतीय परिषद का गठन किया जाता है जिसमें 15 सदस्य होते हैं। सचिव बनता है चार्ल्स वुड, और गवर्नर जनरल का नाम बदल के कर दिया जाता है वायसराय। और इस समय जो भारत का प्रथम वायसराय था वह बनेगा कौन? उस समय गवर्नर जनरल था खेनिंग, जो कि अब भारत का प्रथम वायसराय बन चुका था। तो बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल वेंटिंग, और भारत का पहला वायसराय कैनिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी जैसा कि मैंने कहा था 1858 में समाप्त कर दिए जाते हैं। उसके बाद की घटना होती है कब? तो 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, और इसके चलते क्या होता है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी जाती है। 1860 में सबसे पहले जेम्स विल्सन क्या करते हैं कि
अपना बजट प्रस्तुत कर देते हैं और साथ ही साथ कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है। उसके बाद आता है 1892 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब जहां 1860 में क्या किया था, जेम्स विल्सन ने किया था बजट प्रस्तुत, अब 1892 में इन्हें विचार विमर्श करने का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है, यानी कि अब भारतीय क्या करेंगे, बजट पर विचार विमर्श कर सकते हैं। उसके बाद आता है 1909 और 1909 का आता है मार्ले मिंटो अधिनियम, और मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत बात की जाती है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की, और इसी के तहत सबसे पहली बार भारत में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाता है और इसमें भारत के लोगों को अब बजट पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो 1860 में बजट प्रस्तुत करता है जेम्स विल्सन। 1861 में क्या होता है कि इन्हें विचार विमर्श करने का अधिकार होता है और 1909 में इन्हें क्या होता है कि बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और जो कार्यकारिणी परिषद गठित की जाती है उसमें पहला भारतीय सदस्य भी चुना जाता है और जिसका नाम क्या होता है, तो नाम होता है सत्येंद्र नाथ सिन्हा। तो आई होप कि आपको चीज़ें आराम से समझ में आ चुकी होंगी। फिर आता है हमारा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में क्या किया जाता है कि जो शासन व्यवस्था है वह दो भागों में विभाजित कर दी जाती है और ये शासन व्यवस्था प्रांतों में द्वैत शासन लागू कर दिया जाता है। प्रांतों में द्वैत शासन लागू कर दिया जाता है किससे, तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के तहत। और साथ ही साथ जो विषय हैं वे दो भागों में बांट दिए जाते हैं, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित में क्या होता है कि रेवेन्यू से संबंधित सारे अधिकार किसके पास होंगे, तो ब्रिटिश कार्यकारिणी सदस्य के पास होंगे, और साथ ही साथ हस्तांतरित विषय में सभी मंत्रियों के पास विषय होंगे जिन पर जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सुशासन इत्यादि पर खर्चे संबंधी सभी विषय मंत्रियों के पास में आ जाते हैं। उत्तरदायी शासन शब्द का पहली बार प्रयोग भी 1919 में ही किया जाता है। इसके बाद बात आ जाती है किसकी, तो इसके बाद बात आती है 1935 यानी कि भारत शासन अधिनियम, जो कि सबसे ज़्यादा भारत के संविधान पर जिसका असर देखने को मिलता है। इसी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट में क्या किया जाता है कि आरबीआई की स्थापना की जाती है। साथ ही साथ प्रांतों के द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया जाता है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को भी शामिल किया जाता है। नए प्रांत उड़ीसा और सिंध को भी मिला लिया जाता है। अलग अलग दो नए प्रांत बनते हैं, उड़ीसा और सिंध। साथ ही साथ फेडरल कोर्ट की स्थापना की बात की जाती है और ये सबसे पहले स्थापित किया गया था 1935 के एक्ट के द्वारा ही। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बन जाते हैं, तो सर मोरिस गेवियर। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अभी तक जितनी भी समझाई गई थी वो आसानी से समझ आ चुकी होंगी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि शायद पिछले वीडियो में रह गया होगा, एक बार देख लीजिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कितनी धाराएं थीं, कितनी अनुसूचियाँ थीं और कितने भाग थे। तो धारा की बात की जाए तो 321 थी, और वहीं अगर बात की जाए भाग की तो उसमें भाग थे आपके 14, और बात की जाए अनुसूची की तो अनुसूची थी आपकी 10। इस चीज़ को भी आप वहीं पर रिकॉल कर लेंगे जब इस पूरे सेशन का रिवीजन करेंगे। और यहाँ पर बात की जाती है अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास चली गई थी, तो केंद्र में गवर्नर जनरल के पास में। तो ये हो गया आपकी पहली क्लास का रिवीजन, और इस पूरे रिवीजन को करने में हमें लगा है 8 मिनट। तो 1 घंटे का काम हमने 8 मिनट में कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। तो चलिए बेहतरीन तरीके से आज का सेशन डिस्कस करेंगे, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो चलिए, जैसा कि हमारा पहले से ही रूल रहा है कि हम क्या करते हैं, पहले चीज़ों को डिस्कस करते हैं, व्याख्या करते हैं और उसके बाद प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो पहले बताया गया है कि भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई, तो मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की। 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन पर विचार एम.एन. रॉय ने दिया, यानी कि मई 1934 में स्वराज पार्टी ने रांची में इसकी बात की, और वहीं भारत में अगर बात की जाए एम.एन. रॉय की, तो एम.एन. रॉय ने भी 1934 में ही इसके बारे में बात की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। यानी कि 1934 में स्वराज पार्टी ने की, 1934 में एम.एन. रॉय ने की, 1934 में ही आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, और जिसकी पुष्टि कब की गई, तो 1936 के फैजपुर अधिवेशन में। हमने कहाँ तक पढ़ा था, जितने भी एक्ट थे आपके 1935 तक वो सारे समाप्त कर लिए थे। अब 35 के एक्ट के बाद क्या हुआ कि अब उठने लगी थी संविधान की मांग की हमको क्या चाहिए, संविधान चाहिए। तो उसके लिए स्वराज पार्टी ने भी आवाज़ उठाई थी। अगला है आपका एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा लाया गया था। कैबिनेट मिशन योजना ने 1946 में भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया, यानी कि 1946 में कैबिनेट मिशन ने कहा कि संविधान सभा बनेगी तो उसके लिए जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे होगा, तो जनसंख्या, यानी कि जितनी जनसंख्या होगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा, और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत क्या होता है कि इसके तहत
मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होना था। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। संविधान सभा की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई थी। इसमें 296 सीटें किसकी थी, तो ब्रिटिश प्रांत की थी। 93 सीटें देशी रियासतों को दी गई थी। 4 चीफ कमिश्नर के आयुक्त थे और साथ ही साथ क्या किया गया कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासत के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। यानी कि जो देशी रियासतें हैं उनको नामित किया जाएगा। किसके द्वारा? वहाँ के सदस्य नामित किए जाएंगे, तो वहाँ की रियासत के जो राजा हैं उनके द्वारा सदस्यों को नामित किया जाएगा। साथ ही साथ संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए, तो जुलाई और अगस्त में हुए और 296 सीटों में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया, यानी कि देशी रियासतों ने कहा कि हम यहाँ से भाग नहीं लेंगे, हमारे कोई भी सदस्य शामिल नहीं होंगे। 28 अप्रैल 1947 को प्रथम संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों ने प्रतिनिधि क्रमिक रूप में शामिल होना प्रारंभ हुए और संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यानी कि जो संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए थे वो कैसे थे, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, उस समय जो निर्वाचन हुआ था वह आज की तरह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के अधिकार पर था। यानी कि 1935 में हमें अधिकार मिल गया था मत देने का, लेकिन वो अधिकार कैसा था? वह सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था, वयस्क मताधिकार नहीं था। वह मत हम दे सकते थे अपनी शिक्षा के आधार पर, या तो हम शिक्षित हों, या तो हम कर बहुत ज़्यादा देते हो, या तो हमारे पास संपत्ति बहुत ज़्यादा हो। तो इस तरीके के कुछ क्राइटेरिया निश्चित कर दिए थे जिसके तहत ही आप मत अपना दे सकते हैं। यानी कि आम सभी जनता ने मत में भाग नहीं लिया था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पहली बैठक हुई और पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों में जिसमें से कितनी महिलाएं थी, तो 9 महिलाएं थी। इस चीज़ को याद रखेंगे। 9 दिसंबर को 1946 में प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने की और ये बैठक की कहाँ गई थी, तो याद रखेंगे कि दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय में की गई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए, जो कि स्थायी थे। और 13 दिसंबर जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया और जो आगे चल करके प्रस्तावना का आधार भी बना। माउंटबेटन योजना, जो कि 3 जून 1947 को आई थी, उसके तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान का गठन किया गया। भारतीय मूल संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 रह गई थी। अब क्यों रह गई थी 299? पहले कितनी थी? 389 थी। अब 389 में से जो निकल जाएंगे किसके लिए? मुस्लिम लीग के लिए जो निकल जाएंगे 73 सदस्य जो पाकिस्तान के लिए अलग मांग कर रहे हैं, तो वो कम हो जाएंगे और उसके बाद हमारी संख्या रह जाएगी 299। 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें भारतीय प्रांत के थे 229 और भारतीय रियासतों के थे 70। संविधान के निर्माण को और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और साथ ही साथ 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का भी समय आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा जो सटीक है वह रहेगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। साथ ही साथ इसके कुल कितने अधिवेशन हुए, तो इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए और कुल अवधि कितनी थी, तो 165 दिन लगे हमारे संविधान को बनने में, जिसमें से संविधान को बनने में तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, लेकिन जो कुल अधिवेशन थे वह 11 अधिवेशन हुए, जिसमें 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया। यानी कि संविधान का प्रारूप जब बन करके तैयार हुआ तो उस पर 114 दिन तक क्या किया गया? विचार किया गया। प्रारूप BR अम्बेडकर ने सौंपा था। 11वें दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। 11 अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1925 को समावेत हुई। यानी कि 11 अधिवेशन हुए और 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा पुनः बुलाई गई तो वो हो गई आपका 12वां अधिवेशन। संविधान सभा के निर्माण के समय वेनेगल नरसिंह राव यानी कि BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत लोगों के द्वारा संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था और संविधान को पूरी जनता को समर्पित किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और इसके बाद बनकर के कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 15 थी और जिनके नामों की यदि बात की जाए तो याद रखेंगे विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो कि आपके नेहरू जी की बहन थी। साथ ही साथ राजकुमारी अमृता कौर थी, जो उस समय स्वतंत्र जब आपका
विभाग बनेगा उस समय ये कौन बनेगी, तो ये स्वास्थ्य मंत्री बनेगी सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश से चुनी गई थी सुचेता कृपलानी थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, लीला राय थी, जी दुर्गाबाई थी, हंसा मेहता थी, कमला चौधरी थी, रेणुका रे थी, मालती चौधरी थी, दक्षयानी वेलायुधन थी, बेगम एजाज रसूल थी जो कि एकमात्र मुस्लिम महिला थी, और साथ ही साथ एनी मस्करीन थी, तथा अम्मू स्वामीनाथन थी। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये किसने कहा था, तो ये कथन आप याद रखेंगे ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। साथ ही साथ याद रखेंगे कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के विकल्प खुल गया था कि आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल कर लिया गया था। यानी कि आपके बात की जाए तो कितने कैबिनेट में शामिल हो गए थे, तो 5 सदस्य शामिल हो गए थे। अब हमने एक मोटे तौर पर इसको सरसरी निगाह से देख लिया है, मानती हूँ समय लगा है। अब हम करेंगे प्रश्न, और अब आपको बहुत ही अच्छा लगेगा प्रश्नों का उत्तर देने में। तो चलिए हमारा सेशन स्टार्ट होता है, और पहला है हमारा प्रश्न, भारत के लिए संविधान रचना संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। स्वराज पार्टी 1934, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942, सर्वदलीय सम्मेलन 1946। तो चलिए अब अभी हमने जब क्या किया था, एक विस्तृत चर्चा की, तो हमारा पहला लाइन ही यही दी गई थी कि स्वराज पार्टी 1934। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो स्वराज पार्टी ने 1934 में रांची में आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की, यानी कि स्वराज की मांग की। कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी, और संविधान की ओर से संविधान सभा की मांग करने वाला यह प्रथम अवसर था। तो सबसे पहले 1934 में स्वराज पार्टी ने की, फिर उसके बाद एम.एन. रॉय ने की, और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी इसे किया गया। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री का सभा का विचार प्रस्तुत किया, यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में सबसे पहले संविधान बनेगा, ये विचार किसने दिया, एम.एन. रॉय ने दिया, बी.आर. अम्बेडकर ने दिया, एनी बेसेंट ने दिया, या जवाहरलाल नेहरू ने दिया। तो अभी हमने देखा था 1934 में सबसे पहले किसने दिया था, तो रांची में दिया था किसने, स्वराज पार्टी ने, स्वराज पार्टी में। देन उसके बाद 1934 में ही किसने दिया था, एम.एन. रॉय ने। किसने दिया था, एम.एन. रॉय ने। तो यहाँ पर विकल्प में आपका क्या सही हो जाएगा, एम.एन. रॉय। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, यानी कि एक निर्वाचित संविधान सभा होगी और जिसके द्वारा संविधान बनाएगा, ऐसा किसमें कहा गया था। साइमन कमीशन के द्वारा, जो कि 1927 में गठित हुआ, 28 में भारत आया, साइमन गो बैक के नारे लग गए थे क्योंकि इसमें सभी कैसे थे, अंग्रेजी सदस्य थे। भारत संस्कार अधिनियम 1935 द्वारा, तो जी नहीं, उसके द्वारा भी ऐसी चीज़ें नहीं कही गई थी कि कोई लिखित रूप में ऐसा प्रावधान दिया गया। क्रिप्स मिशन द्वारा और ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा कहा गया था कि संविधान सभा का निर्माण करने के लिए क्या होगी, एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा जिसमें संविधान को बनाने के लिए भारतीय सदस्य होंगे। ऐसा इन्होंने कहा भी क्यों था, तो इसलिए कहा था क्योंकि हो चुका था द्वितीय विश्व युद्ध और जिसमें जरूरत थी भारतीय के सैनिकों की, और भारतीय सैनिक अब इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे क्योंकि उन्हें इसमें कोई भी लाभ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो उनकी एक ही मांग थी कि यदि हम शामिल होंगे तो हमें कर दिया जाएगा स्वतंत्र और हमारा अपना खुद का संविधान होगा जो हमारे ही लोगों के द्वारा तैयार किया गया होगा, क्योंकि हम अपने आप को अच्छे से समझते हैं, हमारा संविधान कोई बाहर वाला आकर के नहीं लिखेगा। तो इस प्रकार से जब इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की जरूरत थी, इसलिए इन्होंने हमें संविधान बनाने की छूट दे दी, कहा कि ठीक है संविधान बना लीजिएगा। देन इसके बाद कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कहता है ठीक है बना लीजिए संविधान, लेकिन संविधान बनाने के लिए जो सदस्यों का चुनाव था वे कितनी जनसंख्या पर करना था, तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव करना था। और आपने अभी अभी देखा था कि कहा क्या गया था कि चुनाव भी कैसे होगा, सभी लोग वोट नहीं देंगे, बल्कि वोट कौन देगा, जो या तो कर अधिक देते होंगे, जिनके पास संपत्ति अधिक होगी, जो ज़्यादा शिक्षित होंगे, तो इत्यादि इत्यादि जो भी चीज़ें पूरी कर रहे होंगे, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति अपना वोट दे सकते हैं। अगला है इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो विलियम वुड, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। तो याद रखेंगे कि इस समय 3 ही सदस्य थे और जिनका नाम है पैट्रिक लॉरेंस, जो कि कौन थे, तो स्वयं अध्यक्ष थे। कौन थे, अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। और ये कैबिनेट मिशन आया कब था, तो याद रखेंगे 24 मार्च, ये तिथि याद रखिएगा, 24 मार्च 1946।
24 मार्च 1946। डेट ना याद रहे तो याद रखेंगे 4 और 2 6 होते हैं, तो 1946 और क्रिप्स मिशन 1942। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन के तहत 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष होते हैं, जो कि भारत के सचिव भी होते हैं उस समय, और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो हैं वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, और साथ ही साथ जो एबी अलेक्जेंडर हैं वे नेवी मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं? नेवी मिनिस्टर होते हैं। तो इन 3 लोगों को इकट्ठा करके क्या किया जाता है? कैबिनेट मिशन का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स मिशन योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। 24 मार्च 1946 पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, यानी कि जो 1946 में जब संविधान बन रहा था तो उस समय क्या हुआ कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, और उसमें जो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति बनाए गए वह कौन थे? क्या जवाहरलाल नेहरू थे, या राधा कृष्णन जी थे, राजगोपालाचारी थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ये कौन थे? तो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति बनाए गए थे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सरकार का सदस्य नहीं था। ऑप्शन है आपके सामने, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन जी, जगजीवन राम जी। तो अंतरिम सरकार में जो गठन हुआ उसमें जो सदस्य थे उनमें से जो आपके राधा कृष्णन जी हैं वह आपके सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा में 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि राधा कृष्णन जी प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो आप याद रखेंगे कि जगजीवन राम कौन थे? श्रम मंत्री थे। अगला प्रश्न देखेंगे, वेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कथन दूसरा है आपके सामने, वेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। क्या ये दोनों कथन आपके सही हैं? तो अब आपको बताना है कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है, कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है कथन सही है, कारण गलत है, और डी है कथन गलत है, कारण सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कथन सही है लेकिन कारण गलत दिया गया है, यानी कि वेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, लेकिन इसका कोई कारण ये नहीं है कि वेवल का विचार था कि ऐसे में भारत का बंटवारा रुक जाए, ऐसा वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अब देखिए वेवल योजना क्या थी, तो उसके बारे में भी विस्तार से देख लेते हैं। तो अक्टूबर 1943 को जब नीलनिथको के समय में आर्किबाल्ड वेवल वायसराय तथा गवर्नर जनरल के नियुक्त की गए, ये गवर्नर जनरल जब नियुक्त किए गए तो भारतीय संविधान गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की, कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया, यानी वही प्रस्ताव जो इन्होंने रखे थे उनको क्या नाम दिया गया? वेवल योजना। और ये कब सार्वजनिक किए गए? तो 1945 में। इसके तहत कहा गया कि मुसलमान और हिंदुओं की संख्या क्या रहेगी? कार्यकारी परिषद में समान रहेगी। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना। शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन को बुलाया गया तथा साथ ही साथ युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। इस योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना, संवैधानिक गतिरोध दूर करना, साथ ही साथ कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था। यानी कि इसके और तो सारे उद्देश्य थे, लेकिन ये नहीं था कि हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ किया जाए जिससे भारत का विभाजन रुक सके। था कथन सत्य है लेकिन कारण कैसा है? आपका गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? तो कथन है आपके सामने, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान सभा में हमने देखा वयस्क मताधिकार नहीं था। उस समय जो हम मत दे रहे थे वो कर के आधार पर, संपत्ति के आधार पर और शिक्षा के आधार पर दे रहे थे, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हो रहा था। वह बहुदलीय निकाय थी। नेक्स्ट है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया।
तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था सत्य कथन, तो पहला आपका गलत था, दूसरा आपका गलत था, तीसरा आपका सही है कि वह बहुदलीय निकाय थी, यानी कि उसमें बहुत सारे दलों का पार्टिसिपेट था। और साथ ही साथ क्या था कि अनेक समितियों के माध्यम से इसमें कार्य किया गया था। जी हाँ, जैसे प्रारूप समिति थी, झंडा समिति थी, साथ ही साथ अल्पसंख्यक समिति थी। तो ऐसी बहुत सारी समितियाँ भी बनी जिसके आधार पर इसका निर्माण किया गया। तो कथन 3 और 4 आपका सही हो जाएगा। अब ये कैसे आप ठीक कर पाए? ये प्रश्न सरल नहीं है, ये प्रश्न बहुत कठिन है, लेकिन क्योंकि हमने इसका क्या किया, विश्लेषण किया, चीज़ें पढ़ी, तो हमें ये प्रश्न सरल लग रहे हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, तो ये बात तो सही है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं, संविधान सभा ठीक नहीं थी, ठीक है, ये ठीक है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन पर परिणाम थी, तो ये भी गलत है, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो ये बहुदलीय संरचना थी। अभी अभी हमने देखा कि इसमें अनेक दलों के लोग शामिल थे। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो ये कथन भी आपका सही है, यानी कि इसमें कई समितियां कार्य कर रही थी। तो आपका ए और डी तो सही हो जाता है। तो चलिए अब हम अपने कूट को देख लेते हैं। तो इसमें कहीं ए और डी दिया गया है? जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यदि मैं प्रश्न पढ़ूं, उत्तर कराऊं, यकीन मानिए 25 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे रैपिड फायर तरीके से, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको बेस नहीं समझ आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन गलत है? आराम से इत्मीनान से देखेंगे। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। तो जी हाँ, इसने कई सारी समितियों के द्वारा कार्य किया था। कौन सा कथन गलत है, इस चीज़ पर ध्यान रखेंगे। गलत पूछा गया है तो ये तो मेरा ठीक है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। जी हाँ, संविधान सभा में सभी धर्म, जाति, महिलाएं इत्यादि शामिल थीं। इसका निर्वाचन सार्वभौम मताधिकार के आधार पर किया गया था, तो ये बात तो ठीक नहीं है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें जो मताधिकार था वह कर के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, संपत्ति के आधार पर था, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था। तो या तो ये ठीक है डी वाला, तो ये गलत होगा। अगर सी सही है तो डी गलत होगा। तो डी तो आपका है सही, और गलत आपका कौन सा है? सी। और गलत विकल्प ही आपसे पूछा गया था, तो आंसर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो अब इतना बड़ा प्रश्न, इतनी भारी सी लैंग्वेज देख के आपको लग रहा होगा कि अरे इतना डीपली तो मैंने संविधान पढ़ा ही नहीं। अरे क्यों नहीं पढ़ा है? हमने पढ़ा है, बस उसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांत की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया। न तो ब्रिटिश संसद के द्वारा नामित किया गया था, न गवर्नर जनरल के द्वारा, न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा। इनफैक्ट सिर्फ प्रारूप समिति ही नहीं, अन्य सभी सदस्य और अन्य सभी समिति के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा ही चुना गया था। अब ये आपकी प्रारूप समिति क्या थी, धीरे धीरे पढ़ेंगे और सारी चीज़ें सामने आएंगी। अभी जो क्वेश्चन है उसका उत्तर लेते हैं। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, जो प्रांत से संविधान सभा के सदस्य आए थे, वह उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, तो ये तो बात गलत है। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, ये तो ठीक है। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए वह चुने गए थे, यानी कि वह संवैधानिक मामलों में बहुत विशेषज्ञ थे, इसलिए चुने गए। तो यहाँ पर आपका क्या करना है कि संदर्भ में कौन सा कथन क्या करना है, आपको सही है यही बताना है। देखिए, इस तरीके का भी प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य, अब ना तो पूछा गया सही कथन, ना तो पूछा गया गलत कथन। तो अब आपको अपने आप ये चीज़ दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये 3 कथन हमारे कैसे हैं, गलत हैं। तो इसका गलत है, तो इसका मतलब हमसे सही कथन ही पूछा जा रहा है। तो हमारा सही कथन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है,
संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन से, प्रांतीय सभाओं द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन से। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रांतीय सभाओं द्वारा। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया था। कुल सदस्य संख्या 389 थी। कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, 292 ब्रिटिश प्रांत के थे। और साथ ही साथ अगर बात की जाए कि चार आपके चीफ कमिश्नरी से थे और 93 को देसी रियासत के द्वारा चुना जाना था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला है आपके सामने, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जैसा कि हमने देखा कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है और उस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। देन 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड बैठक होती है और इसमें आपके राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता करने वाले थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। साथ ही अस्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। यानी कि संविधान सभा का जब उद्घाटन हो रहा था तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, अंबेडकर जी के द्वारा या जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न वही है, उद्घाटन अधिवेशन या कह दें प्रथम अधिवेशन, बात तो वही है ना। तो अध्यक्षता कौन करेगा? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष भी रहे। नेक्स्ट है, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष की बात की जा रही है। ऑप्शन ए है अंबेडकर जी, बी है राजेंद्र प्रसाद जी, सी है गोपालाचार्य जी और डी है के एम मुंशी जी। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? यानी कि प्रथम मनोनीत किए गए उपसभापति कौन थे? तो ऑप्शन है आपके सामने टी कृष्णामाचारी, वी कृष्णामाचारी, एस जी मुखर्जी, फ्रैंक एंथोनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैंक एंथोनी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। कहाँ पर की गई? तो दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय में की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया? स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो प्रश्न आसानी से बन पा रहे हैं उनमें समय देने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1946 में, दिसंबर 1948 में, नवंबर 1950 में, दिसंबर 1951 में। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहली बैठक भी कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? अब अधिवेशन की बात की जा रही है तो चीज़ें गौर से देखिएगा। 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को तो संविधान सभा की फर्स्ट बैठक हुई थी। क्या हुआ था? फर्स्ट बैठक हुई थी। अगला देखेंगे, 19 नवंबर 1947 को और 30 जून 1949 को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर वही हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 प्रथम अधिवेशन, प्रथम बैठक। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए, वही प्रश्न है और कितने बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो फटाफट से आंसर कर लीजिएगा। प्रथम बैठक कब हुई? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। यानी भारत का एक संविधान होगा और ये प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और 22 जनवरी 1947 को ही संविधान सभा के द्वारा संविधान बनेगा, संविधान की प्रस्तावना, इन सभी चीज़ों को व्यवहारिक रूप में लिया गया था और इस पर चर्चा करके इनको पूरी तरीके से कन्फर्म कर लिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव भी नेहरू जी के द्वारा इसी दिन अपना लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है,
संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? कि संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में प्रस्तुत किया था, जो आगे चल करके संविधान की प्रस्तावना का आधार बनती है। 22 जनवरी 1947 को इसे मंजूरी दे दी जाती है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को होती है पहली बैठक और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है अस्थायी अध्यक्ष। कहाँ होती है? तो दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय में। 11 दिसंबर 1946 को होती है दूसरी बैठक और राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। मुस्लिम लीग के द्वारा इसका बहिष्कार किया जाता है। अलग पाकिस्तान के लिए संविधान की मांग की जाती है। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को और जिसमें कौन? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी कब मिलती है? तो इसको मंजूरी मिलती है 22 जनवरी 1947 को इसी उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है और जो आगे चल करके संविधान की प्रस्तावना का आधार बनता है। तो इन 3-4 पॉइंट को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? तो पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण का असर था। तो जी था, संविधान के निर्माण का असर था। उसमें प्रस्तावना आज भी देख लीजिए आप, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी ठीक है, सही कथन पूछा गया है। तो अभी तक आपका कथन 1 भी सही था, 2 भी सही था, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया और जिसका असर संविधान पर दिखता है। उद्देशिका बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर के आई थी, ये भी ठीक है। तीसरा कथन है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये भी ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम भारत के लोग इसको क्या कर रहे हैं? अंगीकृत कर रहे हैं, आत्मार्पित कर रहे हैं, तो ये भारत के लोगों के द्वारा ही आदेशित है, ये भी ठीक है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। हम सांसदों का चुनाव करते हैं, विधायकों का चुनाव करते हैं और आगे जा करके यही क्या करते हैं? हमारे लिए नेता का चुनाव करते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हो जाता है। तो ये आपका कथन 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? क्या 7 अधिवेशन हुए, 9 हुए, 11 हुए, 12 हुए, 15 हुए, 20 हुए? अरे कितने भी ऑप्शन ले लो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देख लीजिए, ये अधिवेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है कि इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कुल 11 अधिवेशन हुए और अंतिम अधिवेशन कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को जब इसे अंगीकृत किया गया, वह इसका 12वां अधिवेशन हो जाएगा। 1 सेकेंड, 11वां अधिवेशन के अंतिम दिन, 11वां अधिवेशन कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 11 अधिवेशन समाप्त हो चुके थे। 24 जनवरी 1950 को संवेद हुई थी कि जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए, यानी 24 जनवरी 1950 को 12वां अधिवेशन बुलाया गया जिसमें सभी सदस्यों ने संविधान के ऊपर अपने हस्ताक्षर कर दिए। यदि पूछा जाए कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो ये याद रखेंगे 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। और साथ ही साथ उस दिन कौन सा अधिवेशन हो गया था? तो 12वां अधिवेशन हो गया था। यानी कि अगर 11वां अधिवेशन पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान बनकर के तैयार हुआ। और अंतिम और 12वां अधिवेशन कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को, जब संविधान सभा पर संविधान सभा के सभी सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। सदस्य कितने थे? तो 284 सदस्य थे। साथ ही साथ पहला हस्ताक्षर किसने किया था? तो ये भी यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे कि नेहरू जी के द्वारा पहला हस्ताक्षर किया गया था और साथ ही साथ राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया था कि अंतिम हस्ताक्षर किया था। कैसा किया था? अंतिम हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? तो आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे। और साथ ही साथ 285 सदस्य उस दिन उपस्थित थे। कितने सदस्य थे? 285। तो फिर सदस्य 84 ने ही क्यों हस्ताक्षर किए? तो 284 ने इसलिए हस्ताक्षर किए क्योंकि उस समय हजरत मोहानी जी ने इस पर साइन नहीं किए थे। मौलाना हजरत मोहानी जी ने इस पर साइन नहीं किए थे, इसलिए 285 सदस्य। यदि पूछा जाए उपस्थित कितने थे, तो 285 सदस्य उपस्थित थे। हस्ताक्षर कितनों ने किए? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अंतिम बैठक किस दिन हुई? तो 26 नवंबर 1949 को, 5 दिसंबर 1949 को, 24 जनवरी 1949 को, 50 को, 25 जनवरी 1950 को। तो 11वीं अधिवेशन हुआ था और अंतिम से पहली बैठक हुई थी 26 नवंबर 1949 को। देन आपका 12वां अधिवेशन और अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, और जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इस चीज़ को भी अच्छे से याद रखेंगे। साथ ही साथ कितने अधिवेशन हुए? तो 12
अधिवेशन हुए। कितना खर्चा हुआ, यदि पूछ लिया जाए कि संविधान को बनाने में कितना खर्चा हुआ, तो खर्चे की बात की जाए तो 64 लाख रुपए, 64 लाख रुपए उस समय संविधान को बनाने में लग गए थे। 12 अधिवेशन हुए, 64 लाख रुपए खर्च हुआ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, 24 जनवरी 1950 को अंतिम दिन इस पर क्या किए गए, हस्ताक्षर किए गए, और जो कि 12वां अधिवेशन था। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को, सूची यानी कि x को 22 से सुमेलित करना है और नीचे आपको कुछ कूट भी दिए गए हैं। तो चलिए फटाफट से इसको मिला लेते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था और उसमें हमने बताया भी था कि जो संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे वह कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। तो ये आपका 4 के साथ चला जाएगा, यानी कि एक ही जोड़ी किसके साथ लगने वाली है? 4 के साथ में। फिर हम बात करते हैं प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, यानी कि एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो वह थे आपके के.एम. मुंशी, यानी कि इसकी जोड़ी किसके साथ जाएगी? तो बी की जोड़ी जाएगी आपकी 3 के साथ। फिर आपका आ जाता है क्या सी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे, यानी कि राजस्थान से संविधान सभा का जो प्रतिनिधित्व है वह कौन कर रहे थे? तो राजस्थान से कर रहे थे वी.टी. कृष्णामाचारी। ये आपका चला जाएगा फर्स्ट के साथ में। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तो डी का आपका चला जाएगा दूसरा। तो यहाँ पर आपका जो इस प्रकार जो कथन बनेगा वह बन जाएगा 4-3-1-2, 4-3-1-2। क्या बन जाएगा? 4-3-1-2। तो चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं ये कहाँ पर दिया गया है। तो ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में और यही आपका राइट हो जाता है, 4-3-1-2। अब साथ ही साथ हम कुछ समितियां और उनके अध्यक्ष को भी एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे संघ शक्ति या संघीय संविधान समिति, दोनों के ही कौन हो जाएंगे? पीटी नेहरू हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें किसकी, प्रांतीय समिति की और मूल अधिकार समिति की, अल्पसंख्यक परामर्श समिति की, तो उसके अध्यक्ष हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति, नियम समिति, राष्ट्र समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे जे.बी. कृपलानी। प्रारूप समिति के बी.आर. अम्बेडकर। कार्य संचालन के के.एम. मुंशी, जो कि एकमात्र कांग्रेसी भी हैं। कैसे हैं? एकमात्र कांग्रेसी सदस्य भी हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए किसकी, तो संविधान सभा के कार्यों की समिति की, तो जी.वी. मवलांकर हो जाएंगे। और आपके अल्पसंख्यक सलाहकार उप समिति के हो जाएंगे एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक क्या है? अल्पसंख्यक सलाहकार उप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? एच.सी. मुखर्जी। और यहाँ पर आपसे यही कहा गया था, यहाँ पर क्या कहा गया था, यहाँ पर पूछा गया था कि एच.सी. मुखर्जी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध हो जाएगा प्रारूप समिति के मूल 1 सेकेंड, ये हो जाएगा आपका संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। कौन हो जाएंगे? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, और ये अल्पसंख्यक उप समिति के भी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो हमने आसानी से कर लेंगे, वी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र जी, बी.एन. राव जी, के.एम. मुंशी जी। तो के.एम. मुंशी एकमात्र कांग्रेसी थे। राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा निर्माण के अध्यक्ष थे और कानूनी सलाहकार के या संवैधानिक सलाहकार के रूप में नामित किया गया था वी.एन. राव जी को। किसे किया गया था? बी.एन. राव जी को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया अंबेडकर जी के द्वारा, बी.एन. राव जी के द्वारा, संथानम जी के द्वारा या के.एम. मुंशी जी के द्वारा? तो अगर प्रारूप समिति की बात की जाए तो पहला प्रारूप तैयार किया था बी.एन. राव जी ने। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए इसमें कहा गया है कि पहला संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को किया गया तैयार और साथ ही साथ इन्होंने प्रारूप तैयार करके विचार विमर्श के लिए दिया और इस पर 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। कितने अनुच्छेद थे? 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ? तो इसमें कुल 3 वाचन हुए थे, प्रथम, द्वितीय एंड तृतीय। और ये तीनों वाचन को हम क्रम से यदि याद रखना चाहें तो हम याद रखेंगे कि इसमें जो पहला वाचन होता है, ये पहला वाचन होता है हमारा 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक, 9 नवंबर 1948 तक। ये कैसा हो जाएगा? हमारा पहला वाचन हो जाएगा। फिर हमारा सेकंड वाचन कब होता है? तो 15 नवंबर 1948 से लेकर के ये कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 17 अक्टूबर 1949 तक, 17 अक्टूबर 1949 तक। इसको याद रखेंगे, 1949। फिर हमारा तृतीय वाचन कब तक होता है? तो तृतीय वाचन होता है 14 नवंबर से
1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक, 26 नवंबर 1949 तक। तो चलिए तीनों वाचन की तिथि आपके सामने है। प्रथम वाचन कब हुआ? 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक, यानी कि कुल 5 दिन चला। द्वितीय वाचन कब हुआ? तो 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और तृतीय वाचन की अगर बात की जाए तो तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक चला। तो हमसे पूछा गया था प्रश्न में तृतीय वाचन जो कि कब से कब तक चला, तो वो चला था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तो यहाँ पर जो कथन वो आपको उत्तर दिए गए हैं वे 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1949। तो प्रारंभ कब हुआ था? ये हुआ था आपका 14 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई विकल्प सही नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा समय नहीं बताया गया था कि कब से कब तक चला, लेकिन पूछा गया था कब शुरू हुआ। यदि शुरू की बात की जाए तो वह 17 नवंबर 1949 हो जाएगा, जो कि यहाँ दिया गया है। वैसे इसकी डेट 14 नवंबर 1949 भी देखने को मिलती है। तो अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं 14 नवंबर भी मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको 17 नवंबर भी मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ 17 नवंबर को सही माना गया है, लेकिन अन्य किताबों में आपको 14 नवंबर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रश्न थोड़ा विवादित रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन संविधान सभा का 11वां अधिवेशन भी हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, यानी कि संविधान सभा ने इसे कब अपनाया? तो आंसर आपका राइट हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। उपस्थित कितने थे? तो 285 सदस्य उपस्थित थे। हजरत मोहानी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। पहला हस्ताक्षर नेहरू जी ने किया, अंतिम हस्ताक्षर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया, और यहीं पर आपका संविधान क्या हो गया? संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कर लिया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया तो कब किया गया? अभी अभी हमने देखा था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? ऑप्शन है 26 नवंबर 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, 15 जुलाई 1947 को। संविधान सभा के द्वारा, 1 सेकंड, संविधान किस तिथि को अपनाया गया, लागू नहीं किया गया। यदि लागू की बात की जाएगी तब आपका 26 जनवरी आएगा। फिलहाल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अपनाया गया, लागू की बात आएगी तब यह होगा कि पूरे भारत में लागू किया गया। और लागू कब किया गया? तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, अब देखिए 26, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि 26 नवंबर 1949 को बनकर के संविधान तैयार हो गया, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए और संविधान को लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? फिर क्या होता है? फिर होता है कि 24 जनवरी 1950 को एक बैठक होती है और उसमें संविधान को जो है चीज़ें उसमें ठीक की जाती हैं, और उसके बाद में वो आपका अंतिम बैठक होती है। देन आपको 26 जनवरी को संविधान को लागू कर देना है। ऐसा 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था इसलिए, या इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था इसलिए, या एक शुभ दिन था इसलिए, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कांग्रेस का, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे थे तो उस समय 26 जनवरी 1930 को ही कांग्रेस ने अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, और इसीलिए इस तारीख को ही हमने क्या किया, गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया, और आज़ादी के बाद भी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही मनाया जाए, इसलिए 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गए, लेकिन 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया, जबकि स्वतंत्रता दिवस को 26 जनवरी की तिथि के रूप में ही आज भी मनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर, 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को, 1 सेकंड, स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस,
और वहीं अगर बात की जाए 26 नवंबर की, तो इस दिन हम संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और ये मनाना प्रारंभ कब से किया गया, तो सन 2015 से ही हमने संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया और सन 2015 से हम संविधान दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस दिन में, तो 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान सभा को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो संविधान बनाकर के ही तैयार किया था संविधान सभा ने और इसके द्वारा इसे अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन नंबर 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के पूरा हो गया था, अपनाया गया था 24 मार्च 1950 को और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, संविधान सभा के द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ कब से हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को या 26 नवंबर 1949 को। ये दो ही तिथियां हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो संविधान को अंगीकृत कब किया गया, हमने कहा आप शब्द याद रखेंगे कि लागू कब किया गया, तो लागू वाली बात आएगी 26 जनवरी 1950 को। बाकी सारे शब्द अधिनियमित किया गया, अंगीकृत किया गया, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, सारे क्या हो जाएंगे 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इसके पीछे की 1 मिनट की कहानी होगी, वो आप जरूर सुनिएगा ताकि आप ये प्रश्न कभी भी ना भूलें। तो अंबेडकर जी की बात की जाए तो सबसे पहले इन्होंने जो चुनाव लड़ा था वो कहाँ से लड़ा था, तो सबसे पहले इन्होंने चुनाव लड़ा था बम्बई से और बम्बई से चुनाव लड़ने के बाद ये हार गए थे। उसके बाद ये कहाँ चले गए, तो ये चले गए पूर्वी बंगाल में। कहाँ चले गए, पूर्वी बंगाल में, और वहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा जो कि आज का क्या कहलाता है, जो कि आज का पाकिस्तान कहलाता है। उस समय ये क्या था, उस समय ये पूर्वी बंगाल था। तो पहले तो इन्होंने क्या किया कि बम्बई से चुनाव लड़े और हार गए, फिर उन्होंने पूर्वी बंगाल से चुनाव लड़ा जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान कहलाता है और वहाँ से ये चुनाव जीत भी गए। कहाँ से जीत गए, पूर्वी बंगाल से इनको चुनाव जीत भी गए। और उसके बाद में 15 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गया तब पुनः इनकी जो योग्यता थी, यानी कि बात कर सकते हैं अब इनका जो सदस्य थे वह किधर के हो गए, पाकिस्तान के हो गए, क्योंकि अब पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में बट गया था, भारत और पाकिस्तान अलग हो चुके थे। इसलिए उनको क्या किया गया, क्योंकि ये इतने योग्य व्यक्ति थे और इनका पाकिस्तान में चला जाना ठीक नहीं था, इसलिए इनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए इनको दोबारा से भारत में लाने के लिए क्या किया गया कि इनका पुनः से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने BN राव से कहा कि क्या कीजिए कि उनकी सलाह के उपरांत इन्हें बंगाल प्रेसिडेंसी से, कहाँ से, तो बंगाल प्रेसिडेंसी से कांग्रेस के सदस्य इमा जयकर का इस्तीफा कराया गया और इन्हें वहीं की पूना सीट पर कांग्रेसी प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया। तो फिर से एक बार पूरी कहानी को समझ लीजिए। सबसे पहले ये कहाँ से लड़े, बम्बई से, हार गए, पूर्वी बंगाल से लड़े, जीत गए, भारत पाकिस्तान अलग हो गया, पूर्वी बंगाल पाकिस्तान बन गया, पुनः इन्हें भारत में लाने के लिए क्या किया गया, तो इन्हें इमा जयकर का इस्तीफा करवाया गया और इन्हें पुनः क्या किया गया, बम्बई की प्रेसिडेंसी से इन्हें प्रतिनिधि के रूप में, कांग्रेसी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा, B, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर अंबेडकर जी कहाँ से थे, तो ये थे आपके बम्बई की पूना सीट से, बम्बई की पूना सीट से। और किसकी जगह पर आए थे, तो नाम यदि पूछा जाए तो इमा जयकर, इस पूरी चीज़ को याद रखेंगे। इमा जयकर की जगह इमा जयकर जी को इस्तीफा करवाया गया और इनको पुनः वहाँ पर निर्वाचित किया गया। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने और अगला है कि BR अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी, तो जन्म 1886 में, मृत्यु 1951 में, जन्म 1891 में, मृत्यु 1956 में, जन्म 1877 में, मृत्यु 1961 में, जन्म 1889 में और मृत्यु 1961 में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि जन्म इनका 1891 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और इनका जन्म हुआ कहाँ पर था, तो महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई, यानी कि जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें जो
विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई, यानी कि उसके बातचीत के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ था। क्या ये बात सही है? दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत में सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। क्या 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बाद ये सही है? तो इन दोनों में से आपको सही कथन चुनना है। तो केवल एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों सही है, यानी कि जो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 है वह किसका परिणाम है? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन वार्ता का परिणाम है। और वहीं इसी के साथ साथ 1935 के अधिनियम में भारतीय रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का भी उपबंध किया गया था। अगला प्रश्न है, कथन है आपके सामने, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरा कारण है, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। ऑप्शन आपके हैं ए आर दोनों सत्य हैं, सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सत्य हैं परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है, आर गलत है। ए असत्य है, आर सही है। तो देखिए यहाँ पर कथन दिया गया था कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कारण है कि इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है क्योंकि इसने कई सारी चीज़ें अन्य देशों से भी ग्रहण की हैं, लेकिन इसे ग्रहित संविधान कहा जाता है। इसकी वजह से जो है ये देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो ये चीज़ गलत है। इसका कारण क्या किया गया है? गलत दिया गया है, जबकि कथन दोनों अपने आप में स्वतंत्रतापूर्वक सही हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आज़ाद ने, बी आर अम्बेडकर ने। किसने कहा था कि मताधिकार को 15 वर्ष तक के लिए स्थगित कर देना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद ने। अब ऐसा इन्होंने क्या कहा और क्यों कहा, इसके बारे में भी जान लेंगे। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया। तो ये बात बिल्कुल ठीक कही गई है, यानी कि इसका विरोध किसने किया? तो मौलाना आज़ाद जी ने, और इसी के साथ साथ इसका समर्थन किसने किया? तो राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू जी ने। 1935 में जो एक्ट था उसी के चलते जब संविधान सभा बनी थी तो उनके सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? क्या वयस्क मताधिकार से हुआ था? तो इस चीज़ को याद रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर मताधिकार का अधिकार दिया गया था। और निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ऐसा किसने कहा था? तो ऐसे सुविचार थे महात्मा गांधी जी के। महात्मा गांधी जी ने कहा कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो उसके बाद ऐसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे किसी भी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है और इसको भंग कर देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आई है तो अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1985 में ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा था? कथन है आपके सामने, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में कुछ ईमानदार लोग की आवश्यकता के लिए जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। यानी कि भारत का जो संविधान है वह एक मशीन की भांति है। जैसे एक मशीन में कोई जान नहीं होती है लेकिन उसका उपयोग कौन करता है? उपयोग करने वाला ही उसमें जान फूंक देता है और वह मशीन बहुत ही ज़्यादा उत्पादक साबित हो जाती है। उसी प्रकार जो हमारा संविधान है वे भी बेजान है, इसमें लोग ही जीवन फूंकते हैं जो लोग इसको नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों को ही इसकी आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ऐसा कथन किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने या महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये कथन किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। अगला कथन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ऐसा किसने कहा कि जो भारतीय संविधान के निर्माता रहे उन्होंने क्या किया कि अल्पसंख्यकों को कम आंका, उनकी भावनाओं को कम महत्व दिया? ऐसा किसने कहा? जोन्स जी ने कहा, हार्डग्रेव जूनियर का है ये कथन, अलेक्जेंडर ड्रोविच का है, आइवर जेनिंग्स का है।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आइवर जेनिंग्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। साथ ही साथ एक और कथन इन्होंने कहा है, और वह कथन है कि जो भारतीय संविधान है वह वकीलों का स्वर्ग है। वह कैसा है? वकीलों का स्वर्ग है। ऐसा कहने वाले भी आइवर जेनिंग्स ही थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का था। ये हमने अपनी पूरी व्याख्या में प्रश्न कवर किया था। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसने कहा था? ऑस्टिन ने, सीआर एटली ने, विंस्टन चर्चिल ने या लॉर्ड माउंटबेटन ने? तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये कहने वाले थे ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इसके बारे में बताया गया है। संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता है इतिहासकार ग्रेवियल ऑस्टिन का है, यानी ग्रेवियल ऑस्टिन को पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। और यह एक वक्तव्य इनकी जो पुस्तक है जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा गया है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो हम सभी को पता है कि कुल 15 महिला सदस्य थीं। और इन 15 महिला सदस्यों में अगर हम एक बार फिर से नाम लें तो सरोजिनी नायडू, जो कि बिहार से कांग्रेस अधिवेशन भी इन्होंने किया 1925 में, उसकी अध्यक्ष भी रही सरोजिनी नायडू थी। विजयलक्ष्मी पंडित जो कि उत्तर प्रदेश से थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, रेणुका रे थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, लीला रे थी, अंबु स्वामीनाथन मद्रास से थी, दुर्गाबाई मद्रास से थी, मालती चौधरी उड़ीसा से थी, हंसाबाई मेहता मुंबई से थी, बेगम अयाज रसूल उत्तर प्रदेश से थी, कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से थी, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से थी और दाक्षायणी वेलायुधन मद्रास से थी। तो ये सभी 15 महिलाएं थी जिन्होंने में भाग लिया था। एक बार अब अंतिम में हम क्या करेंगे कि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, 64 लाख रुपए खर्च हुआ और साथ ही साथ कुल 12 अधिवेशन हुए, 15 महिलाएं थीं। और इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ है कि संविधान पर कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा को बनाने के लिए कुल 389 सदस्यों का चयन किया गया। 389 सदस्यों में से अगर बात की जाए किसकी, तो ब्रिटिश प्रांत से 292 थे, वहीं देसी रियासतों से 93 थे, 4 चीफ कमिश्नरी से थे और इन 11 में से 7 प्रांतों में ब्रिटिश सरकार बन जाती है। तो हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, आई होप कि आपको जरूर समझ आई होंगी। आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। ये सीरीज आपकी लगातार चलती रहेगी तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। शुरू से संवैधानिक विकास से लेकर के अंत में संविधान के निर्माण संशोधन तक सभी कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस श्रृंखला से अवश्य जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।